जय हिंद दोस्तों। मैं आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर में हिंदी के पेपर नंबर 2 में क्रिया पढ़ाने का प्रयास करूंगा। आप सभी बच्चे समझें और पढ़ने का प्रयास करें जिससे आपके अच्छे नंबर बन सकें। तो मेरे साथ देखिए बच्चे, क्वेश्चन है क्रिया का अर्थ बताते हुए अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान बताइए। दूसरे में है क्रिया की परिभाषा दीजिए तथा उसके भेद बताइए। तो बचपन में सभी ने पढ़ रखा है कि जब किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। देखते हैं आगे। कांता प्रसाद गुरु के अनुसार जिन विकारी शब्दों के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय का विधान करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। इन्हें लिख लीजिए। और क्रिया की विशेषताएं। क्रिया वाक्य के अंत तथा मध्य दोनों में हो सकती है। जहाँ समझाने का आएगा मैं आपके लिए समझाऊंगा भी। दो में क्रिया विकारी शब्द इस पर लिंग, वचन, कर्ता और कारक, पुरुष आदि पर प्रभाव होता है। कर्ता 3 देखिए, यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह लगा हो तो क्रिया का लिंग व वचन के अनुसार उसे बदला जा सकता है। आगे देखिए 5 में, यदि वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों साथ साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो, दोनों के साथ विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हो तो सदैव एक वचन पुल्लिंग होता है। अगर दोनों में विभक्ति चिन्ह लगा हो तो वह एक वचन पुल्लिंग ही होगा। जैसे राम ने श्याम को पीटा, राम भी एक वचन पुल्लिंग है और श्याम भी एक वचन पुल्लिंग है। अब धातु समझ लेते हैं। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है, एक मूल शब्द होता है उसके आगे प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो क्रिया बन जाती है। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे चल देखते हैं, ना जोड़ दिया बाद में प्रत्यय तो चलना। पढ़ मूल धातु है, ना जोड़ दिया हो गया पढ़ना। जैसे मैं आपके लिए बताऊंगा, आप देखिए। चल ना, चलना, ये मूल धातु हो गया। धातु के भेद, मूल धातु के भी 2 भेद होते हैं। मूल धातु ये स्वतंत्र होता है। मूल धातु ये स्वतंत्र होता है, ये किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता। जैसे ये आज़ाद होता है अपने आप में। जैसे जा, ना जोड़ दिया हो गया जाना। लिख जोड़ दिया ना हो गया लिखना। यौगिक धातु स्वतंत्र नहीं होता, ये किसी प्रत्यय के साथ, इसके आगे कोई प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। जैसे आप देखिए, चलना से चला, इसके आगे प्रत्यय जोड़ दिया। पढ़ने से पढ़ा, इसके आगे ये प्रत्यय जोड़ दिया है आदि। यौगिक धातु में भी 3 प्रकार होते हैं। प्रेरणाधारक, ये इस प्रकार का होता है, प्रेरणा देते हैं। जिस प्रकार इस क्रिया से पता चलता है कि कर्ता स्वयं ही कार्य न करा के किसी दूसरे को प्रेरित करता है, यह यौगिक क्रिया कहलाती है। तथा प्रेरणाधारक क्रिया में अकर्मक और सकर्मक दोनों से बनती है। आगे देखते रहिए। जैसे प्रेरणाधारक, उठाना, उठवाना। मूल धातु उठना, इसमें उठाना और उठवाना, ठीक है। यौगिक क्रिया ये 2 से अधिक वस्तुओं का निर्माण होकर एक दूसरे शब्द के साथ प्रत्यय लगाकर बनती है। यह यौगिक क्रिया जैसे उठना, बैठना, बैठाना, फिराना, रोना, धोना, खाना आदि। नाम धातु जो धातु संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती है
उसे नाम धातु कहते हैं। इससे नाम का पता चलता है। जैसे बतियाना, गर्जना, हथियाना, जैसे जिसमें संज्ञा के साथ विशेषण भी जुड़ा होता है। क्रिया के कार्य, क्रिया के निम्नलिखित कार्य हैं। क्रिया किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध कराती है। बचपन में पढ़ा है कि क्रिया किसी कार्य का करना या होना बताती है। जैसे हम पत्र लिख रहे हैं, सोनी झूला झूल रही है, ये कार्य कराने का बोध करा रही है। क्रिया व्यक्ति अथवा वस्तु के कार्यशीलता का बोध कराती है। जैसे मोहन दौड़ता है, गेंद लुढ़कती है, ये कार्य की गतिशीलता को दिखा रही है। स्थिति एवं अवस्था का बोध कराना, कृष्णा सो रहा, उसकी अवस्था सोई हुई है। राजेश खड़ा है, खड़ी अवस्था में है। अस्तित्व का बोध कराती है, मछली जल में है। स्थिति का बोध कराती है, अमित सो रहा है। इसी तरह आप समझिए, कोई कठिन नहीं है। और जहाँ समझ में नहीं आए तो मुझे फ़ौरन कमेंट करें, मैं आपके लिए अच्छे से समझाऊंगा। क्रिया के भेद तथा प्रकार। क्रिया के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, रचना की दृष्टि तथा आधार की दृष्टि, अर्थ की दृष्टि पर। रचना की दृष्टि पर अथवा अर्थ के आधार में क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। अब अकर्मक और सकर्मक ये समझना बहुत ज़रूरी है। अकर्मक क्रिया जब क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं होता है, अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। इसका फल कर्ता पर पड़ता है। इसे कर्म की अपेक्षा ही नहीं होती है, ज़रूरत नहीं होती है, और इसका फल कर्म पर ही पड़ता है। जैसे बालक हंसता है, इससे कर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देख लेते हैं सकर्मक। सकर्मक वह क्रिया होती है जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खा रहा है, तो राम खा रहा है परंतु आम कम हो रहा है, आम पर असर पड़ रहा है। कर्ता ये बिना कर्ता के पूर्ण होता ही नहीं है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें कर्ता और क्रिया होती है, वह उसमें अकर्मक क्रिया होती है, और जिसमें कर्ता कर्म क्रिया सब होते हैं वह सकर्मक क्रिया होती है। यहाँ खा रहा है, इसका व्यापक फल आम पर पड़ रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। एक कर्मक क्रिया, इसमें एक ही कर्म को दर्शाता है। जैसे रमेश दही बेचता है, इसमें आपने देखा एक ही कर्म को दर्शा रहा है। द्विकर्मिक क्रिया, इसमें दो कर्म, मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। वे सकर्मक क्रियाएं जिनमें दो कर्मों का प्रयोग होता है, दो कर्मिक क्रिया कहलाती हैं। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, इसमें दो कर्म हैं। आगे देखते हैं संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर इसके 5 भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया और सहायक क्रिया। जो क्रियाएं दो या दो से अधिक वस्तुओं के मेल से बनती हैं वह संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। उदाहरण के लिए मुझे पढ़ने दो। सहायक क्रिया ये हेल्पिंग वर्ब भी कहलाता है इंग्लिश में, इसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के रूप को स्पष्ट करती है कि वह किस अवस्था में है, क्या कर रहा है। भविष्य और फ्यूचर का भी ज्ञान यही कराती है। कभी कभी क्रिया और कभी एक से अधिक क्रियाओं को भी सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ, यहाँ पर जाना मुख्य क्रिया है, हूँ सहायक क्रिया है। नामबोधक, ये संज्ञा सर्वनाम के विशेषण शब्द और धातु में प्रयुक्त होती है। नाम धातु कहलाती है। ठीक है, इस तरह से आप समझते ही चलेंगे। ये नामबोधक क्रिया है। प्रेरणाधारक क्रिया, ये मैंने बताया था, इसमें कार्य करने की प्रेरणा देता है कर्ता। जैसे राजन धोबी से कपड़े धुलवाता है, तो इसमें इसे प्रेरणा दी गई है। पूर्वकालिक क्रिया, इसमें पूर्व काल को जब कर्ता किसी क्रिया के समाप्त होकर उसी क्षण दूसरे कार्य के लिए
बताता है वह पूर्वकालिक होती है। जैसे यहाँ वह खाना खाकर सो गया, पूर्वकालिक का अनुमान इसमें दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह आप समझते रहें और ना समझने पर मुझे कमेंट करें, मैं दोबारा समझाऊँगा।